जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हो। ये विगत एग्जामों में हर बार यूपीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार अटेंड करिए। आपका जितना क्वेश्चन होता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। एक बार कमेंट जरूर करिएगा। पहले नंबर ऑप्शन है पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो पूर्ण रूप से कृपण का विच्छेद होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ क्या होता है? ओष्ठ दीर्घ स्वर होता है। क्वेश्चन है हमारा कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? बी होता है। देखिए इनमें जो ऑप्शन है उसमें भ क्या होता है? भ होता है आपका महाप्राण घोष वर्ण होता है। ब आप तो जान ही गए हैं। प होता है अल्प प्राण और अघोष वर्ण होता है। फ क्या होता है? महाप्राण अघोष वर्ण होता है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण वही होता है जो च, छ, ज, झ, छोटी ई, बड़ी ई, य, ये सारे किस में आते हैं? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो छोटा स है वह क्या होता है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे एक लाइक ज़रूर करिए, और नए हैं तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज आज हमने हिंदी वर्णमाला कंप्लीट करवाया है। तो अगले दिन नेक्स्ट दिन संज्ञा, किसी दिन विशेषण, किसी दिन अलंकार, इसी तरह से हर टॉपिक को आप एग्ज़ाम से पहले फास्ट तरीके से सारी चीज़ों का रिवीजन हम ज़रूर करवा देंगे। तो वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। च वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो वो कितने होते हैं? उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन होते हैं बताना होता है, कौन सा बताएंगे? यह होगा छ और छ। ठीक है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देवनागरी लिपि जो है वह क्या है? ब्रह्मी लिपि से उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण व्यंजन है? ठीक। तो अघोष और महाप्राण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? ख जो होता है अघोष होता है और महाप्राण होता है। हमने आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है, जैसे जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक के तरह से याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क वर्ग में घोष व्यंजन के वर्ण कितने होते हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं? घोष का मतलब समझिए। घोष का मतलब क्या होता है? सघोष। घोष का मतलब क्या होता है? सघोष व्यंजन। ठीक है ना। तो सघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। घोष वर्ण कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा भी है ग, घ, अंग। ये 3 वर्ण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। इधर देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए। लिखा है यहाँ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? घोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं आपका छत्री वाला छ, उसके बाद से आता है स्र आता है। ठीक। छत्री वाला छ, स्र आ गया, और आपका ज्ञानी वाला ज्ञ आ गया,
ये तो ऑप्शन में भी है। और क्या आता है, त्र आता है। ठीक, छ, त्र और ज्ञ और स्र। ठीक, ये 4 वर्ण क्या होते हैं आपके, होते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ भी लिया है। कभी कभी ये पूछता है कि छतरी वाला छ किन 2 वर्णों के मेल से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे मान लो छतरी वाला छ पूछ दिया तो क्या है, आधा क और कोड़ वाला स, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, छतरी वाला छ बनता है। त्र किससे बनता है, तो आधा त और र मिलके क्या बनता है, त्र। ज्ञ किससे बनता है, तो आधा ज और य मिलके क्या बनता है, ज्ञ बन जाता है। स्र किससे बनता है, तो बड़ा स, आधा बड़ा स और र मिलके क्या बनाता है, स्र बनाता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो होता है ट ठ ड ढ अ, तो इसमें ड जो होता है ट ठ ड ढ, इसमें जो पूरा है मूर्धन्य होता है। अब अल्प प्राण आपको हमने बताया है कि पहला, तीसरा, पाँचवा, ये जो होता है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ण का क्या होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है, और पहला, तीसरा, पाँचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो हमने आपको ऊपर बताया है कि छतरी वाला छ, ज्ञानी वाला ज्ञ, त्र और कौन सा, एक स्र होता है। ये 4 वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक, तो ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक, प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो ये सब किसके अंतर्गत, ओ और ओ भी क्या होता है, उच्चारण में क्या होता है, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, नीचे एक बार देखिए, इस तालिका में देखिए क्या दिया है। देखिए गौ वर्ण जो इसमें ऑप्शन में जो दिया था, तो गौ किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है, क्योंकि क ख ग घ क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ आता है। ठीक, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न। ठीक, त थ द ध न दंत आता है। च छ ज झ य, यह किस क्या होता है, तालव्य व्यंजन आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो बड़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, वर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि छतरी वाला जो छ है किन किन वर्डों के योग से बनता है। तो हमने आपको ऊपर बताया है कि छतरी वाला छ किन 2 वर्डों के योग से बनता है। तो देखिए आधा क और मूर्धन्य वाला क्या होता है, स के मिलन से क्या बनता है, छतरी वाला छ का निर्माण होता है। ठीक है, हमने ऊपर क्वेश्चन को बताया था। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्लिक कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो आइए देखिए, फिर यहाँ भी दिया है। अगला होता है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो छ ध्वनि को याद रखिए, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा, तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। क्योंकि क्या होता है, इसमें होता है च, छ, ज, झ, इया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन कौन सा होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट। ट क्या है, मूर्धन्य है, अल्प प्राण व्यंजन है और अघोष है। ठीक है ना। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो हमने ऊपर आपको बताया है कि च, छ, ज, झ, इया और छोटी ई, बड़ी ई। ठीक, और इन सारी और है बड़ा स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके आते हैं तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अन्य क्वेश्चन भी देख लीजिए। जैसे आ गया है बड़ा स क्या है, तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। जो छोटा स है वह क्या है, दंत या वत्सर व्यंजन के अंतर्गत आता है। खटकोड़ वाला जो स है इसको क्या है, मूर्धन्य स बोलते हैं। ह को क्या कहा जाए, स्वतंत्र मुखी या कंठ ध्वनि बोली जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालव्य क्या होता है, कंठ तालव्य होता है ए, ऐ। ये 2 जो उच्चारण होते हैं इनका कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
और याद रखिए ए क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठस्थ होता है। हमने ऊपर आपको बताया है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है। तो दंत के अंतर्गत क्या आता है, तो ये होता है त थ द ध न, ठीक। तो थ द ध न, ये किसके अंतर्गत आता है, दंत के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। कंठ ध्वनि के अंतर्गत क्या आता है, अ आता है, आ आता है, और क वर्ग के अंतर्गत यानी क ख ग घ अंग, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, कंठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाती हैं। हमने ऊपर आपको बताया है कि छोटी ई, बड़ी ई, और च वर्ग में च छ ज झ य और य और स, ये सब क्या होता है, तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है, तो ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़, ठीक, और खटकोड़ वाला स और र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत के अंतर्गत क्या आता है, त वर्ग के अंतर्गत त थ द न और ल और छोटा स, यह क्या है, दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। ओष्ठ के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा कि ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब भ म, और छोटा और बड़ा वो क्या होता है, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक के अंतर्गत क्या आता है, जो भी पंचमाक्षर होते हैं, पांचवें अक्षर होते हैं, लास्ट वाले होते हैं, अंग अड़ य म, और क्या होता है, ये सब क्या है, अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। दंतोष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, वो आता है, वो आता है दंतोष्ठ के अंतर्गत। और कंठोष्ठ के अंतर्गत क्या आता है, हमने ऊपर आपको बताया है, ओ और क्या है, कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, यानी इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि ट किसके अंतर्गत आता है। तो अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया है कि ट किसके अंतर्गत क्या आता है, तो ट आता है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ट के अंदर दूसरा और कौन कौन आते हैं, हमने ऊपर जो बताया है, आप एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब आपको बताना है कि दंत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो दंत के अंतर्गत कौन कौन आता है, पहले यह जान लीजिए। तो दंत के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आपका आएगा त, थ, द, ध, न, ये सब क्या है, आपके दंत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन में अब देख लीजिए कि इनमें क्या है, त थ द ध में न भी आता है, त थ द ध में त आता है, द भी आता है, तो इसमें कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ट, यही क्या होता है, दंत नहीं है। ये कौन सा है, किसके अंतर्गत आता है, आप एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों ध्यान रखिए, य र ल व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण अंतर से होता है, इसलिए इनका क्या नाम है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इधर थोड़ा सा और देख लीजिए, य र ल व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग और आ आते हैं, क्या है, कंठ ध्वनियाँ के अंतर्गत आते हैं। तालव्य के अंतर च ध्वनि वाले आते हैं, जैसे च छ ज झ य, छोटी ई और बड़ी ई आती है। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, खटकोड़ वाला स, र से ऋषि, ठीक, और र, ये सब क्या है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो दंत ध्वनि के अंतर्गत है त थ द ध न, ल और छोटा सा, ये क्या है, दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दंत वत्सर्य व्यंजन कौन से है। दंत वत्सर्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दंत वत्सर्य के अंतर्गत आएगा महाप्राण घोष, ठीक है ना। तो ई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो फटाक से बताइए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, तालव्य व्यंजन के च छ ज झ य, ठीक है ना। तालव्य के अंतर क्या होता है, य आता है और बड़ा स भी आता है, इस चीज़ को भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दंत वत्सर्य व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हाली हाली देखते हैं जल्दी जल्दी अगले कि ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है। इसमें
कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? री हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनको जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा जाएगा? अयोगवाह। एक होता है अंग, एक होता है क्या होता है? अंग होता है, और एक होता है अह। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, जो न स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है ना। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइए आप लोग। एक अपनी जो यूथ है अपनी ताकत दिखाए और हमें भी थोड़ा सा फेमस करिए आप लोग। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे, तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा, ठीक है, अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो सौ का उच्चारण स्थान अभी हमने आपको बताया है कि यूपीएससी देखिए 2021 में 25/11/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा था और हमने आपको बताया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि च छ ज झ इया य और स ये क्या है? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? बड़ा स, छोटा स, तो स ह, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ह जो होता है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आइए यही पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन, अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे? य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? ये सब होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत के अंतर्गत कौन सा आता है? तो दंत के अंतर्गत क्या आता है? त थ द ध न, त थ द ध न, दंत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? देखिए हमने ऊपर बताया और नीचे आ भी गया, तो आप राइट आंसर तुरंत कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। 32 का कमेंट कर दीजिए, यह कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होगा। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, आपने ऊपर देखा, स, एक छोटा वाला स, खटकोड़ वाला स और ह। ये 4 व्यंजन होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आइए अगले देखते हैं। अगला हमारा है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? व्यंजन बोल देंगे, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए हमारे अगल बगल थोड़ा सा पटाखा वटाखा छूट रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो देखिए इस तरह से यूपीएससी 2021 वाले में इस तरह के क्वेश्चन यानी वर्णमाला से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो आप ज़बरदस्त तरह से रिवीजन करके जाइए। आपसे मोटी मोटा एक आपको अनुमान लग रहा होगा कि यह जो कंटेंट है आपको जो दिया जा रहा है वो उसमें कितना दम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला कह रहा है कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन यही आया था, यही क्वेश्चन फिर क्या हो गया है? रिपीट भी हुआ है, ठीक है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है कि इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? यानी च को बताना है कि किस कहाँ से उच्चारित होता है। तो आपको हमने कई बार बता चुका है कि ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? तालु, ठीक। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये किसके अंतर्गत आता है? च वर्ग जो होता है वर्ग होता है वह क्या होता है? तालव्य व्यंजन कहते हैं उसको। तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है? तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि री की मात्रा इधर से होती है, तो आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हो कि वृष्टि में क्या हुआ है, री की मात्रा हुई है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि री जो होता है किस वर्ण के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत आता है कि किसके अंतर्गत आता है, एक बार कमेंट करके आप बताओ। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये समृद्ध स्वर कौन होता है? निम्नलिखित में से कौन समृद्ध स्वर है? तो समृद्ध स्वर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बड़ी ई जो होती है वह क्या होता है? समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला देखो, अगला हमारा है धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फटाक से बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या है? ठ। यह क्या है? आप मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। छ क्या होता है? तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, और 50 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन का एक नई वीडियो बना करके दे देंगे आपको। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कंठ तालव्य हमने ऊपर आपको बताया है कि कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन सा आते हैं? ए आता है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला हमारा है कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ह क्या होता है? ह कंठ महाप्राण और घोष वर्ण होता है। ह को एक और नाम से जाना जाता है स्वतंत्र, और यह है कंकाल्य। कंकाल्य वर्ण भी कहा जाता है इसको, कंकाल व्यंजन भी कहा जाता है ह को। ठीक है ना। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखिए। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। च क्या है? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, अगला हमारा है कि मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ड। ड क्या होता है? ट ठ ड ढ मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बी क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ड आ जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन है? ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन है? तो देखिए, इसमें क्या मिला के दे रहा है, एक तो बना रही ओष्ठ, दूसरा महाप्राण, तीसरा घोष, यानी 3 क्वेश्चन को एक ही में मर्ज करके पूछ रहा है। इसलिए थोड़ा सा डीपली एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमने ऊपर जो समझाया है उसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से एक बार फिर से जा कर के पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है ना। एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे, आप कमेंट करेंगे तो सारी चीज़ों को एकदम लाइन बाय लाइन चीज़ें समझा करके बता देंगे। ठीक है ना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यानी हिंदी देखते हुए 40 में आप 40 में 40 मार्क के आओ, 40 में 40 मार्क के आओ एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला देखते हैं कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ट क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म में है? ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? तो हमने आपको ऊपर बताया है कि स और ह, यानी बड़ा स, छोटा स, खटकोड़ वाला स और ह, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खटकोड़ वाला स यानी मूर्धन्य स को क्या है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला है कि घ, ग, ड, ठ, त इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं? अघोष बताना है। अघोष
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कितने हैं? 2 ठो हैं, ठीक। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यह है क्या होगा? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का एग्जाम्पल है। तो यह सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं? क्या आप यूपी पुलिस या यूपीएसआई, यूपी पीईटी किस चीज़ की तैयारी करते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना नाम बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे चैनल पे सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है, तो आप जल्दी इसको करीब 100 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।